Welcome to Medify. So let's start. NSAIDs. NSAIDs means non-steroidal anti-inflammatory drugs. अब non-steroidal anti-inflammatory drug क्या होती है सब पढ़ते हैं. आओ देखो, NSAID वो ड्रग होती है जो कि हर कोई देता है और हर कोई लेता भी है. ठीक है. तो तुम्हारा सर दुख रहा है, तुम डिस्पिन लोगे, वो एक NSAID है. ठीक है. तुम्हें बुखार है, तुम पैरासीटामोल लोगे, वो एक NSAID है. NSAID एक कॉमन ड्रग है जो हर कोई देता है. और अगर तुमने MD मेडिसिन लिया है, फॉर सपोज तुम्हारी PG में रैंक ज़्यादा ही अच्छी आ गई है, गलती से अच्छी आ गई है, और तुमने MD मेडिसिन ले लिया, तो तुम्हारा पूरा जीवन ही इसमें NSAID में नहीं पड़ जाता है. यस, MD मेडिसिन वाला सिर्फ और सिर्फ NSAID लिखता है, उसके अलावा कुछ नहीं लिखता. ज़्यादा से ज़्यादा वो एंटीमाइमेटिक लिख देगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो ACE इनहिबिटर्स लिख देगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखेगा. ठीक है, याद रखना ये बात मेरी. तुम्हें लग रहा होगा भी गलत हूँ, लेकिन फ्यूचर. ठीक है, चलो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में देखेंगे अपन, तो वो इनहिबिट करता है कॉक्स एंजाइम को. NSAID जो होता है वो इनहिबिट करता है किसको? कॉक्स एंजाइम को. कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करता है. अभी कॉक्स एंजाइम क्या होता है? तो कॉक्स एंजाइम साइक्लोऑक्सीजनेस. साइक्लोऑक्सीजनेस क्या होता है? तो साइक्लोऑक्सीजनेस एक पाथवे होता है, ठीक है, जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन बनते हैं. अपनी बॉडी के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन होता है कॉक्स एंजाइम से. तो ये अपन कहाँ पढ़ेंगे? ये अपन पढ़ेंगे पैथोलॉजी में. कॉक्स एंजाइम क्या होता है, कॉक्स पाथवे क्या होता है. अभी ओवरव्यू के हिसाब से बताया जाता हूँ कि अपनी सेल मेम्ब्रेन पे जब फॉस्फोलाइपेज एक्ट करता है तो वहाँ से निकलता है आर्किडोनिक एसिड. आर्किडोनिक एसिड में दो पाथवे होते हैं, एक होता है कॉक्स, एक होता है लॉक्स. कॉक्स वाला जो होता है वो बनाता है PGG2, PGH2, फिर PGI2 और PGI2 और PGE2 और D2 बनाएगा थ्रोम्बोक्सिन E2. ठीक है. और लॉक्स वाला क्या बनाता है? लॉक्स वाला ल्यूकोप्ट्रिन A4, B4, C4 एंड D4. रिमेंबर इट. उसके बाद में अपन क्या पढ़ेंगे कि जो कॉक्स वाले होते हैं, ठीक है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन बनते हैं उसको इनहिबिट कर रहा है. मतलब ये, ठीक है, मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन के फॉर्मेशन को रोक रहा है. प्रोस्टाग्लैंडिन के फॉर्मेशन को रोक रहा है. नेक्स्ट चीज़ कि कॉक्स एंजाइम कितने टाइप के होते हैं. सो कॉक्स एंजाइम जो होते हैं वो होते हैं 3 टाइप के. कॉक्स 1, कॉक्स 2, कॉक्स 3. कॉक्स 1, कॉक्स 2, कॉक्स 3. कॉक्स 1 इज कॉन्स्टिट्यूटिव जो लिख सकते हैं, या जो तुम्हें प्रोनाउंस करना हो. ठीक है. तो ये कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम होता है. अब सर जरा बताओ कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब कि ये कुछ अमाउंट जो होती है ना हमेशा प्रोड्यूस करते रहते हैं. कॉक्स एंजाइम क्या बनाता है? प्रोस्टाग्लैंडिन. अब तुम कॉक्स 1 जो है वो एक ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि हमेशा ही प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन कराते रहेंगे. तुम जब तक कॉक्स 1 सिलेक्टिव कॉक्स 1 इनहिबिटर नहीं दोगे या कॉक्स 1 खत्म नहीं करोगे, ये हमेशा प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन कराते रहेंगे. अब यार ये कोई ख़राब बात है कि हमेशा प्रोस्टाग्लैंडिन अपनी बॉडी के अंदर फॉर्म हो रहा है? नहीं, ये रिक्वायर्ड है. क्यों रिक्वायर्ड है? देखो, अपनी बॉडी के अंदर प्लेटलेट से हमेशा ही क्या होता है, अपना क्लॉट फॉर्मेशन होता रहता है. ठीक है. अपनी बॉडी के अंदर बतेरो जगह पे वेजोडाइलेशन, वेजोकंस्ट्रिक्शन चलता रहता है. तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब किसका? एंडोथीलियम का. तभी तो वेजोडाइलेशन, तभी तो वेजोकंस्ट्रिक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन हो रहा है. अब सुनना, मेन बात क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए कौन लगता है? प्रोस्टाग्लैंडिन स्मॉल. सीरोटोनिन भी हो सकता है, लेकिन सीरोटोनिन वेजोकंस्ट्रिक्शन कराता है, याद रखना. वेजोकंस्ट्रिक्शन कब कराते हैं? जब लीजन होता है. नॉर्मली वेजोडाइलेशन और वेजोकंस्ट्रिक्टर जो होता है, जो कि नॉर्मल फिजियोलॉजी में होती है, वो प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं कराता है. ठीक है. तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट भी इसका फॉर्मेशन होना. तो इसलिए कॉक्स 1 इज कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम जो कि हमेशा कंटिन्यूस फॉर्म करता है प्रोस्टाग्लैंडिन को. और ये एक हाउस कीपिंग एंजाइम होता है. क्या होता है? हाउस कीपिंग एंजाइम. मतलब हमेशा घर में रखता है किसको? प्रोस्टाग्लैंडिन को, क्योंकि इंपॉर्टेंट है. उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पे कॉक्स 2 एंजाइम. कॉक्स 2 एंजाइम जो होता है वो एक इंड्यूसिबल एंजाइम होता है. मतलब इसको अपन ड्रग से इंड्यूस करवा सकते हैं और इनहिबिट भी कर सकते हैं. इंड्यूसिबल एंजाइम. इंड्यूसिबल एंजाइम मतलब इसको अपन ड्रग से करा भी सकते हैं और रोक भी सकते हैं. इंड्यूस भी कर सकते हैं और इनहिबिट भी कर सकते हैं. ये कॉक्स 2 इनहिबिटर ये एक्स्ट्रा काम करते हैं किसमें? इन्फ्लामेशन में. इन्फ्लामेशन में प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, जिस कारण से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स बढ़ जाता है. ठीक है. तो ये इन्फ्लामेशन में काम आता है. तो अगर इन्फ्लामेशन को रोकना है तो किसको रोकोगे? कॉक्स 2 को रोकोगे. और आते हैं, सब पढ़ेंगे अपन कितने टाइप के होते हैं, एनसेड्स क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्योंकि एनसेड्स कर क्या रहे हैं? मेनली कॉक्स को इनहिबिट कर रहे हैं, याद रखना. उसके बाद बात करते हैं कॉक्स 3 की. कॉक्स 3 जो होता है वो सिर्फ ब्रेन में परफॉर्म होता है. ब्रेन में
मिलता है, मतलब ठीक है, ब्रेन में मिलता है, और ये फीवर को बढ़ाता है और पेन परसेप्शन को बढ़ाता है। इसको बढ़ाता है पेन परसेप्शन को। अगर तुमको मैं एक बताऊं, एक सीन जब COX-3 ओवर एक्टिव हो जाता है ब्रेन के अंदर, तुम किसी इंसान में अगर COX-3 ओवर एक्टिव देखो पाओगे किसी भी इंसान में, तो अगर तुम उसको हल्का टच भी कर दोगे ना तो उसको बहुत दुखेगा। तो उसको चाटा दिखा दोगे तो उस चाटे का दर्द हो जाएगा, क्योंकि पेन परसेप्शन बहुत ज़्यादा है, नर्व एक्स्ट्रा काम कर रही है। ठीक है, ये काम करता है हम न्यूरॉन्स पे और हाइपोथैलेमस पे, क्योंकि हाइपोथैलेमस क्या करता है, टेम्परेचर रेगुलेट करता है। ठीक है, याद रखना COX-3 कहाँ काम करता है, ब्रेन में भी कहाँ, न्यूरॉन्स पे और हाइपोथैलेमस पे। उसके बाद बात करते हैं अपन यहाँ पर कि जो NSAID ड्रग होती है वो कितने टाइप की होती है और क्या होती है। सबसे पहला टाइप होता है इरिवर्सिबल COX इनहिबिटर। ये जो होते हैं ये COX-1 COX-2 दोनों को इनहिबिट करते हैं इरिवर्सिबली। COX-3 को भी कर देता है। ठीक है, सेकेंड इज नॉन सेलेक्टिव COX इनहिबिटर, मतलब COX-1 COX-2 COX-3 तीनों को इनहिबिट करेगा, मेनली COX-1 COX-2 को करता है। वो क्यों, देखो हर NSAID में ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करने की हिम्मत नहीं होती है। ठीक है, जो NSAID ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करेगी सिर्फ वही COX इफेक्ट करेगी, क्योंकि वो ब्रेन में है। समझ में आया कि कोई चीज़ की लोकेशन अगर ब्रेन में है तो तुमको ब्लड ब्रेन बैरियर यानी कि BBB को क्रॉस करना पड़ेगा। तो जो ड्रग ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर सकती सिर्फ वही COX-3 को इनहिबिट करेगी। तो यहाँ पे जो ड्रग आती है वो ये नहीं कर सकती, ना ये वाली कर सकती है। वो कौन सी करेगी ये बताऊँगा, साथ रहो बस। चलो, थर्ड इज प्रेफरेंशियल। अब तक कुछ समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को फिर से देखना, स्लो स्पीड पे देख लेना या फास्ट स्पीड पे देख लेना, जैसे तुम देख रहे हो समझ में जो आ जाए लेकिन समझना, चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आता है एनसेट पे। प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर, मैं ट्राई करूँगा कि धीरे बोलूँ ताकि लेकिन वीडियो की लेंथ उससे बढ़ जाएगी, तो तुम देखना अपने हिसाब से अब। ठीक है, देन फोर्थ इज सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर, जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शन ये वो देते हैं एक्शन, selective COX-2 inhibitor, and fifth is miscellaneous। कमाल की बात यह है कि मिसलिनियस वाली ही ड्रग जो होती है ना, यही ऐसी ड्रग होती है जो तुम हर टाइम लेते रहते हो। तुमने एक बार को इसका नाम नहीं सुना होगा, 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 ठीक है, लेकिन तुमने मिसलिनियस वाले का नाम सुना होगा, क्योंकि पैरासीटामोल हर कोई देता। पैरासीटामोल हैज़ ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉसिंग एबिलिटी, वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर सकती है। ठीक है, एक बार वो सुनो, ये जो दिख रही है ना इतनी सारी सेकंड से लेकर फिफ्थ तक, ये सब रिवर्सिबल एक्शन देती है। कौन सा एक्शन, रिवर्सिबल एक्शन। मतलब एक बार किसी को इनहिबिट करा तो ऐसा नहीं कि हमेशा इनहिबिट रहेगा, वो उसको नॉर्मल फंक्शनिंग में ला सकती है, लेकिन जो फर्स्ट वाली है इरिवर्सिबल, वो इट इज़ इरिवर्सिबल एक्शन, इरिवर्सिबल एक्शन देगा। ठीक है भैया, बात कर लेते हैं कॉमन यूज़ की, आओ फटाफट। कॉमन यूज़ वाइट से देखें, वाइट से कॉमन यूज़, सबसे पहला एनाल्जेसिक, पेन को रोकती, क्योंकि पेन परसेप्शन को कम करेगी, क्योंकि COX-3 जो है वो पेन परसेप्शन को बढ़ा देता है, इसलिए COX-3 इनहिबिटर्स पेन परसेप्शन को कम करेगी। ठीक है, COX इनहिबिटर क्या करेगी, पेन परसेप्शन को कम करेगी। उसके बाद नेक्स्ट एंटीपायरेटिक, क्योंकि COX-3 अगेन फीवर को बढ़ा रहा था, तो वो अब COX-3 इनहिबिटर क्या करेगा, फीवर को कम करेगा, तो एंटीपायरेटिक। नेक्स्ट एंटी इन्फ्लामेटरी, COX-2 इनहिबिटर्स जो है वो एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन देते हैं, क्योंकि COX-2 इनहिबिटर इन्फ्लामेशन में एक्टिव था। जो पहले पढ़ा है सिर्फ वही अभी आएगा आगे। ठीक है, फोर्थ एंटी प्लेटलेट, ये एंटी प्लेटलेट इफेक्ट सिर्फ COX-1 में आता है, क्योंकि COX-1 जो होता है प्लेटलेट पे होता है। प्लेटलेट पे क्यों होता है उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि प्लेटलेट जो है वो अपनी ब्लड में हमेशा मिलते हैं। ठीक है, हमेशा प्लेटलेट अपनी ब्लड में तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है,
तो उस वो प्लेटलेट पे इसलिए आते हैं क्योंकि COX-1 एंजाइम जो होते हैं उनको कंटिन्यूस फॉर्मेशन करना पड़ता है। प्लेटलेट ब्लड के अंदर है तो वो वहीं का वहीं वेजोडाइलेशन कंस्ट्रक्शन कॉज करा देता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्गन, बिना पास में ऑर्गन क्या है। अगर वहाँ पे कुछ लीजन हो गया तो वो ऑन द स्पॉट जैसे प्लेटलेट बाहर जाएंगे वो एक्टिव हो जाएगा COX-1 और COX-1 फटाफट अपना काम दिखा देगा वहाँ पे। चलो एंटी प्लेटलेट तो सिर्फ COX-1 दिखाता है, यानी कि वो सिर्फ कौन दिखाएगा, इररिवर्सिबल वायरस दिखाएगा। फिफ्थ इज क्लोजर ऑफ पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। क्लोजर ऑफ पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, ये इसकी एक ड्रग ऑफ चॉइस है, वो तो बताया तुम अभी, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन एक वर्ल्ड फेमस एनाल्जेसिक आइबुप्रोफेन, ठीक है, हर कोई देता है आइबुप्रोफेन। तुमने फ्लेक्सॉन खाई होगी, फिर पैरासीटामोल प्लस आइबुप्रोफेन। बुखार आ रहा है आइबुप्रोफेन ले लो, हाथ पैर दुख रहे होंगे आइबुप्रोफेन ले लो, सब ठीक कर देगा आइबुप्रोफेन। सिक्स्थ इज इनहिबिट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, अब ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट कर रही है, मतलब ये टोकोलाइटिक इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोकोलाइटिक इफेक्ट। टोकोलाइटिक इफेक्ट, टोकोलाइटिक इफेक्ट अपने को चाहिए रहता है सच में। टोकोलाइटिक इफेक्ट, वी नीड टोकोलाइटिक इफेक्ट बट आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। आफ्टर डिलीवरी जब उसमें यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन रहता है ड्यू टू ऑक्सीटोसिन, अपन इसको टोकोलाइटिक्स देते हैं ताकि वो कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करे, ठीक है। लेकिन अगर इसको बिफोर डिलीवरी देंगे या फिर अपन उसको, मान लो तुम्हारा पार्टुलेशन होने वाला है पेशेंट का और तुमने उसको टोकोलाइटिक दे दी, तो उसकी डिलीवरी डिलेड हो जाती है क्योंकि वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट कर रही है, ठीक है। तो इट कॉजेज डिलेड लेबर। और एस्पिरिन इज मेन कॉज। एस्पिरिन जो होती है वो सबसे ज़्यादा टोकोलाइटिक इफेक्ट रखती है अपने अंदर, और अगर तो इसलिए अपन प्रेग्नेंट वुमेन में कभी भी टोकोलाइटिक नहीं देते हैं, यानी कि एस्पिरिन नहीं देते हैं। तो एनसेड कौन सी देते हैं प्रेगनेंसी में? सिर्फ पैरासीटामोल, because paracetamol does not have any effect on COX-1, COX-2, it has only effect on COX-3 inhibitor या COX-3 एंजाइम। टोकोलाइटिक क्या कॉज करता है? डिलेड लेबर कॉज कर देता है। उसके बाद बात करते हैं अपन यहाँ पे किसकी, इसके साइड इफेक्ट्स की। साइड इफेक्ट्स, देखो कॉमन साइड इफेक्ट कौन कौन से होते हैं फटाफट सुन लो। सबसे बड़ा मोस्ट कॉमन इफेक्ट जो होता है वो होता है नॉजिया एंड वॉमिटिंग। नॉजिया एंड वॉमिटिंग। उसके बाद सेकेंड इफेक्ट इज पेप्टिक अल्सर। एस्पिरिन, वापस एस्पिरिन आ गया यहाँ पे, पेप्टिक अल्सर, ठीक है, पेट में छाले मतलब। थर्ड इज एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जी कॉज कर देता है। ज़रूरी नहीं है हर किसी में हो, अगेन ज़रूरी नहीं है हर किसी में हो, लेकिन अगर एक्सेस करोगे तो जो एक्सेस करेगा सब में होगी। जैसे कि एस्पिरिन, अगर तुम लंबे समय तक लोगे तो अस्थमा भी हो सकता है, जिसको बोलते हैं एस्पिरिन इंड्यूस अस्थमा। याद रखना, जब अपन अस्थमा पढ़ेंगे, जब अपन रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो उसमें पूरा एस्पिरिन इंड्यूस अस्थमा पे शॉर्ट नोट आता है। प्लस इथोमोडल पॉलिप। इथोमोडल पॉलिप क्या होता है ये भी तुमको वहीं बताऊंगा, ठीक है। बहुत बड़ा टॉपिक है इथोमोडल पॉलिप, और ये एस्पिरिन इंड्यूस अस्थमा में सब आता है पूरा। ये एस्पिरिन सब करता है, और इसको और इन तीनों को बोलते हैं सेम्टार्स ट्रायड। सेम्टार्स ट्रायड। अभी इसका कोई रोल नहीं है, चाहो तो भूल जाओ, लेकिन हाँ उसमें इंपॉर्टेंट है। एक बात बताओ, एलर्जिक रिएक्शन आ कहाँ से रही है? एनसेड है, पैरासीटामोल कौन सी एलर्जी देती? पैरासीटामोल नहीं देती, लेकिन दूसरे दे रहे हैं। लेकिन क्यों दे रहे हैं? सुनो, एलर्जिक रिएक्शन आती है ल्यूकोट्रिन से। ल्यूकोट्रिन, अब सर अब तो अभी तक तो लॉक्स चल रहा था, अब कॉक्स पाथवे में, अभी तक तो कॉक्स चल रहा था, अब लॉक्स में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि देखो मैंने क्या बोला था, उसमें आर्किडोनिक एसिड आएगा और दो में डिवाइड हो जाएगा, एक है कॉक्स एक है लॉक्स। लॉक्स वाला बनाएगा ल्यूकोट्रिन्स और कॉक्स वाला बनाएगा प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। ये तो पता था, ये तो बताया था पहले। जो कॉक्स वाला है उसको अगर तुमने इनहिबिट कर दिया तो सारा आर्किडोनिक एसिड जो है वो क्या बनाएगा? वो जाएगा लॉक्स पाथवे में। आर्किडोनिक एसिड तो कंटिन्यूसली बन ही रहा है, वो तो कंटिन्यूसली बन रहा है। तुम अगर फॉस्फोलाइपेज को इनहिबिट कर दो तो तुम्हारा लॉक्स पाथवे बंद हो जाएगा। एंड दिस इज द ड्रग ऑफ, या दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा।
यस, फॉस्फोलाइपेज का इनहिबिटर ही अस्थमा का ट्रीटमेंट होता है, ड्रग होती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है। हाँ, तो ये हो गया कि आर्किडोनिक एसिड को अपन ने क्या करा, सारा लॉक्स में चले गया और ल्यूकोट्रिन एक्सेस प्रोडक्शन हो गया। और किसी भी चीज़ का अपनी बॉडी के अंदर अगर एक्सेस प्रोडक्शन होगा तो उसका साइड इफेक्ट देगी, विच इज़ एलर्जी। ठीक है, एलर्जी कहाँ से हुई पता लग गया, सैम्थर स्टार्ड है, ये ध्यान रखना, मिट गया लेकिन पीछे करके लिख लो क्या लिखा था। फोर्थ इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम। भैया प्यूरिफाई नहीं हो रही, ठीक है। और इसको अपन एनाल्जेसिक सिंड्रोम भी बोलते हैं, एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी भी बोलते हैं, एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी। ठीक है, एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि एनाल्जेसिया या प्रोस्टाग्लैंडिन के कम होने से, प्रोस्टाग्लैंडिन के कम होने से क्या हो रहा है, तुम्हारा ब्लड जो हो रहा है किडनी में वो बहुत कम पहुंचता है, तो रिड्यूस ब्लड सप्लाई टू किडनी, जिस कारण से, क्योंकि देखो जो तुम्हारा ये है क्या बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन है, वेसो कंस्ट्रिक्शन कॉज करा रहा था, अब वेसो कंस्ट्रिक्शन कॉज नहीं हो रहा है, विजुअलाइजेशन हो रहा है, ऑब्वियसली बात है, कुछ ना कुछ तो होगा। ओके, तो जो ब्लड वॉल्यूम है वो बढ़ रही है, ब्लड वॉल्यूम क्या हो रही है, बढ़ रही है। ब्लड वॉल्यूम के बढ़ने से क्या हो रहा है, जो एंटी डायरेटिक्स हैं, मतलब जो तुम्हारा ADH है, ये सब एक्टिव हो रहे हैं, ये सब क्या हो रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं। तो इस कारण से क्या हुआ, जो GFR बढ़ना चाहिए वो कम हो रहा है। GFR कम जैसे ही हुआ तो ब्लड वॉल्यूम, तो ADH एक्टिव हुआ, ADH एक्टिव होने से ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया। जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है तो क्या हाइपरटेंशन हो जाता है, पहला। और दूसरा, ज़्यादा हाइपरटेंशन के कारण तुम्हारा हार्ट फेलियर हो जाता है ड्यू टू पोटेशियम रिटेंशन। इतना डीप में अभी जाओ मत, वैसे तो अपन किडनी में पूरा पढ़ेंगे, रीनल में। देखो क्या हुआ, तुमने बहुत सारा NSAID ले लिया, उससे क्या हुआ, उससे वेसोडाइलेशन हो गया, वेसोडाइलेशन लीड्स टू डिक्रीज इन GFR, याद रखना हमेशा। GFR का क्या हो गया, कम हो गया। GFR कम हुआ तो ADH एक्टिव हुआ, ADH के एक्टिव होने से ब्लड में वाटर जो हो गया उसका रिटेंशन बढ़ गया, मतलब ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया। ब्लड वॉल्यूम के बढ़ने से हाइपरटेंशन, और हाइपरटेंशन के कारण अपना कार्डियक फेलियर और हार्ट फेलियर। और इसीलिए एक ड्रग थी विच इज फिनासिटिन, जिसे बैन करा गया था क्योंकि इसमें इफेक्ट बहुत आ रहा था। ठीक है, खत्म हो गया। अब चलो अपन पढ़ते हैं एक अकेली ड्रग विच इज एस्पिरिन। यार अपन एक अकेली ड्रग क्यों पढ़ रहे हैं, अपन ने तो 5 टाइप पढ़े थे, इरिवर्सिबल कॉक्स इनहिबिटर, देन अपनी नॉन सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर, फिर अपन ने प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर, फिर सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर, फिर मिसलेनियस, ये 5 पढ़े थे। अब अपन अकेली ड्रग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अकेली ड्रग ही आती है फर्स्ट वाली लेवल पे विच इज़ इरिवर्सिबल कॉक्स इनहिबिटर, इरिवर्सिबल कॉक्स इनहिबिटर। सर दुख रहा है डिस्प्रिन ले लो, सर दुख रहा है डिस्प्रिन ले लो, सर दुख रहा है डिस्प्रिन ले लो, बहुत सुना है, लोग लेते भी हैं, परेशान भी होते हैं। कैसे परेशान होते हैं, क्यों लेते हैं, क्या करते हैं, आओ देखते हैं। देखो एस्पिरिन जो होती है, एस्पिरिन का केमिकल नेम क्या होता है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड। ठीक है, इट इज इरिवर्सिबल कॉक्स इनहिबिटर, बता दिया मैंने। इसको अपन हिट एंड रन ड्रग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिट एंड रन ड्रग, मतलब एक्शन दिया और गायब हो गई, एक्शन दिया और गायब हो गई। ठीक है, यूजेस, अब सुनना यूजेस। सबसे पहला लो डोज, इसके डोजेस होते हैं, लो डोज यानी कि 40 to 325 mg। इट इज सेलेक्टिव कॉक्स 1, सेलेक्टिव कॉक्स 1, कॉक्स 1, हाँ 1 मतलब एंटी प्लेटलेट इफेक्ट, एंटी प्लेटलेट इफेक्ट, ट्रीटमेंट ऑफ। देखो एंटी प्लेटलेट, अब क्या प्लेटलेट को खत्म कर रहा है, नहीं, एंटी प्लेटलेट मतलब प्लेटलेट के एग्रीगेशन को खत्म कर रहा है। तो एग्रीगेशन कहाँ होगा, थ्रोम्बस, तो ये सुनना है, एम्बोलिज्म, थ्रोम्बस, तो थ्रोम्बस को खत्म करना है। थ्रोम्बस किस में होगा, मायोकार्डियल इन्फाक्शन। सो MI का ट्रीटमेंट में एस्पिरिन देते हैं, याद रखना, ट्रीटमेंट ऑफ MI। नेक्स्ट करें, चलो नेक्स्ट इज मीडियम डोज या मॉडरेट डोज। मीडियम डोज इज
325 mg to 800 mg। हाँ, काटा से काटा नहीं चलता है कि भाई 325 से आगे बढ़ाओगे तो वो हो गया। इसको अपन 400 भी ले सकते हैं, तो 400 ले लो, ताकि एक दिमाग में तुम्हारे क्लियर रहे। मैंने तुम काटे से काटा में लगा चलो 400 mg to 800 mg। ये आती है इसमें इफेक्ट एनाल्जीसिया का। एनाल्जेसिक इफेक्ट आता है प्लस एंटीपायरेटिक इफेक्ट आता है, मतलब बुखार भी कम करेगी और दर्द भी खत्म करेगी। थर्ड इज हाई डोज। एस्पिरिन हाई डोज मतलब 3 से 4 ग्राम, 3 से 5 ग्राम, विच इज एंटी इन्फ्लामेटरी। है ना, एंटी इन्फ्लामेटरी। और ट्रीटमेंट होता है अर्थराइटिस का, ट्रीटमेंट ऑफ अर्थराइटिस, ट्रीटमेंट ऑफ अर्थराइटिस। और ये कुछ नहीं, तय खत्म हो गया। हाँ, तो जो अपना ये होता कौन, एस्पिरिन। एस्पिरिन को जो अपन उसमें देते हैं वायरल फीवर्स में, तो क्या देते हैं बताओ? नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि एस्पिरिन जो होती ना वो बहुत बड़ी ड्रग है। MI, अर्थराइटिस से बड़े बड़े गेम खेलती है। छोटी मोटी जगह इसका इस्तेमाल करोगे तो तुम ही पछताओगे। जहाँ तलवार लगती है वहीं तलवार निकालो। जास्को ड्राइवर से कमर में तलवार थोड़ी काम करेगी, चाकू ज़रूर काम कर सकता। ठीक है, तो एस्पिरिन में बात करेंगे। अगर वायरल फीवर में दे दिया अपन ने, वायरल फीवर में देता है वो भी बच्चों में या बच्चों में, या फिर हो सकता है ओल्ड एज में। बच्चों में वायरल फीवर हुआ, तुम नए डॉक्टर, तुमने दे दिया भैया एस्पिरिन ले लो, ख़त्म हो जाएगी चीज़। तुम्हारा बच्चा, मतलब तुम्हारा जो पेशेंट बच्चा है वो हिपैटिक फेलियर में चले जाएगा। तो तुमने अगर जनरल मेरी पढ़ी होगी तो तुमको पता होगा कि हिपैटिक फेलियर में क्यों गया, क्योंकि उसमें पैरासीटामोल, एस्पिरिन और भी बहुत सारे ड्रग्स में टॉक्सिसिटी बताई है जनरल में। तो जनरल जाके पहले पढ़ो, फिर यहाँ पे आओ तो तुमको समझ में आएगा। ठीक है, और ये कॉज कर देता है हिपैटिक फेलियर प्लस रेस सिंड्रोम। इसको बोलते हैं रेस सिंड्रोम। जब तुम्हारा वायरल इन्फेक्शन के कारण तुम बच्चे में एस्पिरिन दे दोगे, बच्चा लीड करेगा हिपैटिक फेलियर में। इट लीड्स टू रेस सिंड्रोम एंड दैट्स व्हाई इट एंटीपायरेटिक इफेक्ट में अपन नहीं देते एस्पिरिन। एंटीपायरेटिक इफेक्ट में अपन एस्पिरिन नहीं देते हैं, अवॉइड करते हैं, अवॉइड एस्पिरिन, अवॉइड एस्पिरिन। ठीक है, ग्रेटर देन 18 ईयर्स, लेस देन 18 ईयर्स, ग्रेटर देन थोड़ी 18 साल का में सबको जेल लेता है, जैसे कि तुम सबको जेल लोगे, बच्चा नहीं झेलेगा। लेस देन 18 ईयर्स, हाँ, और मोर देन 60 भी लिख दो, मतलब नहीं है, लेकिन चलो ठीक है। और मिसलेनियस यूज तो तुम रहने दो। एस्पिरिन का करते हैं, एस्पिरिन जो होती वो लो डोज में, ठीक है, वो लो डोज में कर रही थी एस्पिरिन। लो डोज कितना था इसका बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। लो डोज था अपना 325 mg तक, मतलब 325 ग्राम, 325 माइक्रोग्राम तक। 325 माइक्रोग्राम में यूरिक एसिड को बढ़ाती है। जब वो कौन सा इफेक्ट दे रही थी अपना, कॉक्स-1 इनहिबिटर पे जा रही थी, यूरिक एसिड में बढ़ा रही है, तो इट इज़ काउंटर इंडिकेटेड इन गाउट। कोई पेशेंट में अगर गाउट हो तो तुम नहीं दोगे। सेकेंड, 2 to 5 ग्राम मतलब हाई डोज। इसका वेरिएबल इफेक्ट आते हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट दिखाए, वेरिएबल इफेक्ट आते हैं इसके। एंड थर्ड इज हाई डोज में ये यूरिक एसिड को बंद भी कर देती है। इसी का पॉइंट है, थर्ड नहीं है। हाँ, इट डिक्रीजेस यूरिक एसिड इन हाई डोज। तो इसमें गाउट में काउंटर इंडिकेटेड नहीं है, यहाँ ध्यान रखना इस बार। रेड पेन से लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है ये सब, जितना लिख रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है। एस्पिरिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आता है 5 नंबर में सीधा सीधा यूनिवर्सिटी में। मैं कहते हैं एस्पिरिन टॉक्सिसिटी, अगले पेज बात करेंगे। एस्पिरिन टॉक्सिसिटी या पॉइजनिंग क्या क्या होता है? सबसे पहले हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन कैसे हो गया? एस्पिरिन के भैया बहुत सारे वेरिएबल इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। ये चाहे तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस भी कर सकती है, याद रखना। एस्पिरिन के वेरिएबल इफेक्ट्स आते हैं जिससे ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर देती है, पार्लर बोल रहा हूँ, याद रखना। और साइकोसिस, सेकेंड नोजिया एंड वॉमिटिंग, जो कि मोस्ट कॉमन होता है, सारे एनसेट्स का साइड इफेक्ट होता है नोजिया एंड वॉमिटिंग।
थर्ड इज़ ब्लीडिंग। क्यों, जल्दी बताओ क्यों? क्योंकि जो अपनी एस्पिरिन है वो लो डोज में कहाँ इफेक्ट कर रही है, एंटी प्लेटलेट इफेक्ट दे रही है। तो ये एंटी प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोक रही है। मतलब कहीं भी अगर तुमको कट लग गया और तुमने हाई डोज में एस्पिरिन लेकर रखी है, तुम्हारी जल्दी से क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि प्लेटलेट एग्रीगेट ही नहीं हो पाएंगे। फोर्थ इज हाइपरथर्मिया, टेम्परेचर बढ़ा देगी। तो एंटीबायोटिक है, टेम्परेचर बढ़ा रही है? नहीं, दिस इज ड्यू टू अनकपलिंग ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। मतलब एटीपी के फॉर्मेशन को भी दिक्कत दे रही है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। यार इतनी दिक्कत है तो एस्पिरिन देते क्यों हैं? सवाल है, बताओ। फॉस्फोरिलेशन बहुत बड़ा नाम है यार। ठीक है। फिफ्थ इज ऑटोटॉक्सिक, ज़्यादा लोग तो डेफ हो जाओगे, बहरे भी हो सकते हो, अच्छा बच के रहना। देन हाई एनायन गैप, इट लीड्स टू हाई एनायन गैप। अब हाई एनायन गैप क्या करेगा? एनायन, याद रखना एनायन मतलब एसिड, माइनस ना HCO3 माइनस, ये तो ये क्या है? बेस, ये तो बेस है। हाई एनायन गैप मतलब या तो एसिड कम हो गए, या तो एसिड कम हो गए या बेस बढ़ गया, बेस मतलब हाँ वही बेसिक सब्सटेंस बढ़ गए, तभी इसको बोलते हैं हाई एनायन गैप। एनायन मतलब एनायन माइनस एसिड, जिसमें एनायन बहुत ज़्यादा है, जो एसिड है वो बहुत ही कम है, जिस कारण से अपना जो गैप है बहुत बढ़ गई है। ठीक है, तो एनायन बढ़ गया यानी कि बेसिक बढ़ गया, यानी कि इट लीड्स टू अल्कलोसिस। और ये मेनली कॉज करती है, एक सेकंड रुकना, अल्कलोसिस मेनली कॉज होता है इससे रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। तो पूरी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा टू कंपनसेट इट। फिजियोलॉजी में पढ़ा था, एसिडोसिस हो जाएगा टू कंपनसेट। देखो बहुत बड़ा टॉपिक है एस्पिरिन, पेपर में क्वेश्चन आता है एस्पिरिन पे, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ ढंग से पढ़ लेना एस्पिरिन को। एक बार फिर से बता दूँ पूरी एस्पिरिन। देखो एस्पिरिन जो है वो एक इरिवर्सिबल कॉक्स इनहिबिटर है, पहली चीज़। दूसरी, इसका केमिकल नेम होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। उसके बाद अपन ने देखा कि ये एक हिट एंड रन ड्रग होती है। इसके 3 डोज होते हैं, लो डोज, मीडियम डोज, लो डोज, मीडियम डोज और हाई डोज। लो डोज में 40 to 325 mg, जिसमें ये जो होती है सिलेक्टिव कॉक्स-1 पे काम करती है और एंटी प्लेटलेट इफेक्ट देती है, मायोकार्डियल इंफेक्शन में देते हैं। मीडियम डोज जो होती है वो 400 to 800 mg होती है, जिसमें एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक इफेक्ट देता है। हाई डोज में 3 से 5 ग्राम होती है, यहाँ पे mg यहाँ पे ग्राम हो गया, चेंज है, जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट देती है और किसमें यूज़ होंगी? ट्रीटमेंट ऑफ अर्थराइटिस में। देन एस्पिरिन देखते हैं, अगर अपन देंगे वायरल फीवर है वही बच्चों को, तो बच्चों में देने से क्या होगा? इसमें हेपेटिक फेलियर में आ जाएगा, हेपेटिक फेलियर विच लीड्स टू रेस सिंड्रोम। उसके बाद देखेंगे अपन जो ये है अपने एस्पिरिन है, एस्पिरिन अपन एंटीपायरेटिक में हमेशा अवॉइड रखते हैं। क्यों अवॉइड करते हैं एंटीपायरेटिक में? क्योंकि 18 साल के नीचे इनका अच्छे से एंजाइम जो होते हैं जो कि एस्पिरिन को कर सकते हैं डिग्रेड, वो अच्छे से निकल नहीं पाते, मतलब अच्छे से प्रोड्यूस ही नहीं हो पाते। अब तुम 16-17 में दोगे तो भी चलेगा, ऐसा नहीं कि 18 का लगा हुआ है वहाँ पर ठक टैग। उसके बाद करते हैं कि एस्पिरिन के मिसलिनियस यूजेस। तो लो डोज में एस्पिरिन जो होता है वो यूरिक एसिड बढ़ा देता है। सुनना ध्यान से, लो डोज में एस्पिरिन यूरिक एसिड बढ़ाता है, तो इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन गाउट पेशेंट। साइमल्टेनियसली अगर हाई डोज का एस्पिरिन देंगे, 2 से 5 ग्राम अगर एस्पिरिन देते हैं, तो क्या होगा? वो यूरिक एसिड को कम कर देता है, विच इज यूजिंग गाउट हाई डोज में। देन नेक्स्ट इज एस्पिरिन टॉक्सिसिटी और एस्पिरिन पॉइजनिंग। अगर भैया तुमने बहुत ढेर सारी एस्पिरिन खा ली, एस्पिरिन खा रहे, रोज एस्पिरिन खा रहे, तो क्या होगा? हेलुसिनेशन और साइकोसिस हो जाएगा। सेकंड, नॉजिया वोमिटिंग। थर्ड, ब्लीडिंग बढ़ जाएगी क्योंकि एंटीप्लेटलेट इफेक्ट आ रहा है। देन हाइपरथर्मिया हो जाएगा, ऑटोटॉक्सिक डेफनेस, इट लीड्स टू डेफनेस एंड हाई एनायन गैप विच लीड्स टू रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। और कंपनसेट करने के लिए क्या होगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। अब नेक्स्ट वन बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ ड्रग विच इज नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। ठीक है, नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, याद रखना इसमें एक ड्रग होती है बहुत ही फेमस है, इंडोमिथासिन। अगर तुमने मेरी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की वीडियो देखी होगी तो तुमको पता होगा कि इंडोमिथासिन
और प्रोबेनिसिड में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। चलो, इंडोमेथासिन, उसके यूजेस क्या हैं? सो वो इंडोमेथासिन इज यूजेज इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। सेकेंड, क्लोजर ऑफ पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। थर्ड इज it uses in premature newborn as it reduces risk of hypoxic ischemia। hypoxic मतलब वही ऑक्सीजन कम होने का, hypoxic ischemia, ठीक है। एंसेफेलोपैथी, हाइपोक्सिक इस्कीमिया, एंसेफेलोपैथी। और क्या यूज़ होते हैं इसके, चलो बताते हैं फटाफट। गाउटी आर्थराइटिस हो गया, और रूमेटॉइड है तो गाउटी भी होगा, गाउटी आर्थराइटिस। ऑस्टियो आर्थराइटिस भी डाल दो। इन सब में इसका इस्तेमाल होता है। अब व्हाट इज साइड इफेक्ट? देखो, अब मैंने इंडोमेथासिन क्यों लिए, क्या इंडोमेथासिन ही अकेली ड्रग है? नहीं, इंडोमेथासिन के अलावा यहाँ पे आइबुप्रोफेन भी होती है, ठीक है। अपनी एक होती है मेफामेनिक एसिड भी होती है। सबके अपन डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि अपने एस्पिरिन देखी होगी, वो एक ही ड्रग थी, ठीक है। जो बड़ी बड़ी ड्रग्स है अपन सबको लेते हैं साथ में, जो कि मेनली यूज़ होती है। सेडेशन होता है इसका साइड इफेक्ट। सेकेंड साइड इफेक्ट इज सीजर्स, सो इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन एपिलेप्सी। सीजर्स होते हैं इसके इफेक्ट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है किसमें? एपिलेप्सी में। देन पेनक्रेटाइटिस। फोर्थ इज हेडेक, और भी ऐसा नहीं, पैराडॉक्सिकल हेडेक। उसके बाद इन सब साइड इफ़ेक्ट्स के कारण मार्केट में इंडोमेथासिन को प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है। मार्केट में प्रिस्क्राइब किया जाता है सुलिडेक को। सुलिडेक क्या है? सुलिनडेक होता है, सुलिडेक नहीं होता। सुलिनडेक इज प्रो ड्रग फॉर इंडोमेथासिन, प्रो ड्रग ऑफ इंडोमेथासिन। तो इसमें जितने इफेक्ट साइड इफेक्ट्स हैं वो सब कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि खत्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इंडोमेथासिन। नेक्स्ट ड्रग ऑफ नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर इज आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन ये यूज़ होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन क्लोजर ऑफ पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। बोल रहा हूँ, लिख लो, फुल फॉर्म इसका इंपॉर्टेंट है, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। सेफ इन चिल्ड्रन में सेफ है, कोई साइड इफेक्ट नहीं दे रही है। डेंटल पेन में देते हैं इसको, ठीक है। और इसका साइड इफेक्ट बात करते हैं। साइड इफेक्ट में आते हैं इसके एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। थर्ड ड्रग इज फिनाइल ब्यूटाजोन। मोस्ट इफेक्टिव ड्रग होती है, मोस्ट इफेक्टिव ड्रग है, ठीक है। और ये बैन हो गई होगी, ठीक है। मोस्ट इफेक्टिव तो है लेकिन ये बैन हो गई है। मोस्ट इफेक्टिव किस फॉर्म में है? मोस्ट इफेक्टिव एज एनाल्जेसिक, और बैंड हो गई है क्योंकि बोन मैरो सप्रेशन कराती है, विच लीड्स टू एप्लास्टिक एनीमिया। बोन मैरो सप्रेशन विच लीड्स टू एप्लास्टिक एनीमिया। तो भैया इतना खतरनाक चीज़ से बचने के लिए अपने इसको बैन कर दी है, एनीमिया, ठीक है। ये सारी हो गई। एक और होती है विच इज़ मिफामिक एसिड। फोर्थ इज मिफामिक एसिड। मिफामिक एसिड किस में देते हैं?
सो मिफामिक एसिड इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मेंस्ट्रुअल पेन। मेंस्ट्रुअल पेन में देते हैं, जो कि अपना डेली मेंस्ट्रुएशन जो आते हैं वुमेंस में, रेगुलर मेंस्ट्रुएशन, उसमें देते हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक करती है प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर्स को, ठीक है। और साइड इफेक्ट क्या है इसका? हीमोलाइटिक एनीमिया। लेकिन साइड इफेक्ट कब आएगा? जब अपन एक्सेस लेंगे, ठीक है। हीमोलाइटिक एनीमिया। Then next is preferential COX-2 inhibitor। नीचे हाँ, preferential COX-2 inhibitor। प्रेफरेंशियल COX-2 इनिबिटर जो होती है, ड्रग आर इंड्यूस, ड्रग जो होते हैं वो होती है, ड्रग सबसे पहली ड्रग क्या करें डायरेक्ट, ड्रग्स आर निमेसोलाइड। निमेसोलाइड इज बैन बिकॉज ऑफ हाई रिस्क फॉर SJS। अभी SJS क्या है? स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। ठीक है। इट इज़ हाइपोटॉक्सिक या हिपेटोटॉक्सिक एंड इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन चिल्ड्रंस। अब तो बैन ही होगी वैसे तो चिल्ड्रंस, ठीक है। उसके बाद सेकेंड ड्रग इस अपनी एस्लोफिनेक, और थर्ड ड्रग तुमने बहुत सुनी होगी, डाइक्लोफिनेक। ये देते हैं ड्रग, बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइक्लोफिनेक ड्रग मतलब जो भी पेन किलर्स होती है, अच्छी पेन किलर्स में डाइक्लोफिनेक होती है, ठीक है। सस्ती पेन किलर में वो होती है आइबुप्रोफेन, महंगी पेन किलर्स में डाइक्लोफिनेक होती है, ठीक है। तो इसको अपन इंट्रावेनसली भी देते हैं और इसको अपन ओरली भी देते हैं, पहली चीज़। सेकेंड थिंग, टॉपिकल देंगे, मतलब ट्यूब फॉर्म में अगर देते हैं अपन, मतलब ट्यूब्स में ही मिलती है ये, जो अपनी वो होती है मूव होती है ना, अपनी मूव होती है, अपनी वॉलिनी हो गई, इन सब में डाइक्लोफिनेक होती है। गुड पेनिट्रेशन थ्रू स्किन। और ये जो होती है ना, ये एक्ट करती है, एक्ट ऑन गुड एक्ट, या फिर ऐसे, ठीक है, एक्ट ऑन साइनोवियल कॉन्ट्रैक्शन या साइनोवियल जॉइंट्स। ओके, हेंस ट्रीटमेंट ऑफ आर्थराइटिस और मसल स्पाज्म, ठीक है। नेक्स्ट इज सिलेक्टिव COX-2 इनिबिटर। अब तक अपन ने इरिवर्सिबल COX इनिबिटर देख लिया, प्रेफरेंशियल COX-2 इनिबिटर देख लिया, अपन देखते नॉन सिलेक्टिव COX इनिबिटर देख लिया। अपन देखेंगे सिलेक्टिव COX-2 इनिबिटर, मतलब जो सिर्फ और सिर्फ COX-2 पे करेगी, मतलब एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, विच इज ऑल्सो नोन एज कॉक्सिब्स। क्या बोलते हैं इनको? कॉक्सिब्स भी बोलते हैं, BAB, also known as कॉक्सिब्स। फर्स्ट ड्रग पहले कौन सी ड्रग्स आती थी इसमें, विच इज रोफेकॉक्सिब और वेलिडेकॉक्सिब। रोफेकॉक्सिब, वेलिडेकॉक्सिब, ये जो होती है ना, ये लेस रिस्क देती है, लेसर रिस्क टू पेप्टिक अल्सर। इनमें एडवांटेज ये होता है कि इसमें पेप्टिक अल्सर का कोई रोल नहीं होता ज़्यादा, ठीक है। और डिसएडवांटेज क्या होते हैं? डिसएडवांटेज इट्स लीड्स टू अपना MI और एक्यूट हार्ट फेलियर। यार एक बात बताओ, NSAID एक्यूट हार्ट फेलियर क्यों करेगा? बात तो ये भी सही है, क्यों करेगा? आओ बताते हैं क्यों करेगा। देखो, जो आर्गिलोनिक एसिड है, ठीक है, अपने COX-2 इनिबिटर दे दिया, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है, प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बन रहा है, याद रखना।
प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बन रहा है तो जो आर्किडोनिक एसिड है ना वो जाता है COX-1 के पास। किस पर जाता है? COX-1 के पास जाता है, और वो क्या करता है? इंक्रीज़ कराता है किसको? एंटीप्लेटलेट को। नहीं बेटा, एंटीप्लेटलेट तो कराते हैं अपन इनहिबिटर देख के, वो तो प्लेटलेट एग्रीगेशन के लिए बैठे हुए हैं। तो COX-1 के पास जाके प्लेटलेट एग्रीगेशन को बढ़ा देता है। जब एक्सेस आर्किडोनिक एसिड हो जाता है अपनी अपनी बॉडी के अंदर, तब ये सीन होते हैं कि भैया COX-1 के पास जाके प्लेटलेट एग्रीगेशन को बढ़ाता है। इस केसेस में एस्पिरिन काम आती है, क्योंकि वो प्लेटलेट एग्रीगेशन को पूरा खत्म ही कर देगी, क्योंकि COX-1 को इनहिबिट कर देगी वो, प्लेटलेट एग्रीगेशन को बढ़ाएगा, विच लीड्स टू थ्रोम्बोलाइटिक इफेक्ट या थ्रोम्बो एम्बोलिक इवेंट। थ्रोम्बो एम्बोलिक इवेंट। ओके, तो इसको ठीक करने के लिए जो अभी अवेलेबल है मार्केट में, कौन सी कॉक्सिब्स है? वो है इटोरीकॉक्सिब और सेरीकॉक्सिब। रिमेंबर नाम, विच इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ अर्थराइटिस, which used in treatment of arthritis. And now let's discuss about miscellaneous drug. भैया एंटीपायरेटिक ड्रग आ गई, सबसे जो बड़ी ड्रग है अपने जीवन में, पैरासीटामोल आ गई है। तो क्या हम उसको पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि पूरी पैरासीटामोल में तुम्हें जनरल में पढ़ा चुका हूँ। पूरी पैरासीटामोल मेटाबॉलिज्म का अगर तुम वीडियो देखोगे, पूरी पैरासीटामोल वहाँ पे खत्म हो चुकी है, और बाकी जो ओवरव्यू था उन्होंने वो उसमें स्टार्टिंग में दिया कि वो एंटीपायरेटिक और अपना एनालिसिक इफेक्ट देता है। भी थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। मिसलेनियस ड्रग से पैरासीटामोल नहीं होती, दूसरी भी होती है। ये ड्रग होती है एंटीपायरेटिक, पहली बात, और एनाल्जेसिक, लेकिन पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी होती है। मतलब अगर इन्फ्लामेशन है तो अगर तुम ये दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एंटी इन्फ्लामेटरी होती है। कौन कौन सी ड्रग्स होती है? पहली पैरासीटामोल, सेकेंड इज मिटानजले, मिटामिजोल, और थर्ड इज निफोपाम। निफोपाम, मिटामिजोल और पैरासीटामोल। सो पैरासीटामोल जो होती है वो अपने पूरी बता दी है, ठीक है, कब अपने जनरल में, कि भैया कैसे डिग्रेड होती है, क्या टॉक्सिक फॉर्म होता है, हेपेटोटॉक्सिसिटी कैसे कॉज करती है, ठीक है, और सेंट्रल नेक्रोसिस, पेरिफेरल ट्यूबुलर नेक्रोसिस कैसे करती है, सब मैंने बताया वहाँ पे। तो बहुत लंबी कहानी है पैरासीटामोल की, ठीक है। मैंने पूरे 8 मिनट का सेगमेंट है पैरासीटामोल का। पढ़ना मेटाबॉलिज्म जाके वहाँ पे जनरल में, मेरे व्यूज़ बढ़ाना वहाँ पे जाके, ठीक है। चलो, प्रपोज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है पैरासीटामोल का? तो ये COX-3 इनहिबिटर होती है। मैकेनिज्म एक्शन होता है वो याद रखना, COX-3 इनहिबिटर होती है। इनहिबिटर इंक्रीज करती है लेवल ऑफ कैनाबिनॉइड एक्शन, इंक्रीज करती है लेवल ऑफ कैनाबिनॉइड, इंक्रीजेस लेवल ऑफ cannabinoids which act on TRPV1 receptors। ये कहानी CNS से पढ़ेंगे, कोई CNS में आती है, यहाँ नहीं आती, ठीक है। देन निफोपाम जो ड्रग होती है ना, उसमें जो एक्शन होता है वो COX पे नहीं आता, इसमें कोई COX पे एक्शन नहीं आता। ये सारे एक्शन देती है अपनी उसमें 5-NDR में, 5-NDRI। अब ये 5-NDRI क्या होता है सुनो, 5-NDRI नहीं, वो SNDRI। S is for SNDRI, S is for serotonin, 5H लिख दूँ, 5HT, हाँ 5-NDRI बोल सकते हैं, ठीक है। N is for norepinephrine, D is for dopamine, R जो था वो किसके लिए था? R is for reuptake inhibitors, हाँ ठीक है, reuptake, I is for inhibitor। तो इनका एक्शन इंस पे होता है 5-NDRI पे। ये यूज़ होती है माइग्रेन में, यूज़ इन माइग्रेन,
यूज इन माइग्रेन ट्रीटमेंट एंड पोस्ट एनेस्थेटिक शिवरिंग में, पोस्ट एनेस्थेटिक शिवरिंग में इसका इस्तेमाल हो जाता है। ये जो होती है डॉक्टर जो होता है शिवरिंग में ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है वो होती है पेंसिडिन, लेकिन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट इज